पोटेंशियल एनर्जी। अब ये वर्ड जो है पोटेंशियल, इस पोटेंशियल से ऐसा लगता है जैसे कुछ कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है, या टेंडेंसी ऑफ डूइंग समथिंग, ये उसके अंदर इनबिल्ट है। जिसके साथ भी हम पोटेंशियल वर्ड एसोसिएट करते हैं उसमें कैपेसिटी टू डू समथिंग इनहेरेंट उसके अंदर है, ऐसा उसके साथ लगता है। इसमें एग्जांपल्स आप इस प्रकार से ले सकते हैं किसी स्प्रिंग को हम कंप्रेस कर दें, ठीक है, तो कंप्रेस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल है कि वो अगर उसको हम रिलीज कर छोड़ देंगे तो वो किसी भी चीज को पुश करने के काम कर सकती है, ठीक है। इसी प्रकार से खींचे हुए धनुष बाण के अंदर एक पोटेंशियल है कि जैसे उसको रिलीज किया जाएगा तो सारा का सारा पोटेंशियल उस एरो में आ जाएगा और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। किसी रबर बैंड को आप खींचिए, आप जिसको खींच रहे हैं, खींचने के बाद छोड़ेंगे तो वो वापस अपना छोटा होएगा, नेचुरल साइज शेप में आएगा, तो उसके अंदर भी टेंडेंशियल कैपेसिटी है कि वो वापस फोर्स लगा के वापस आ सकता है। तो जिस भी सिस्टम के अंदर ये कैपेसिटी होती है कुछ करने की, ठीक है, तो उसको हम पोटेंशियल से एसोसिएट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम किस प्रकार से डिफाइन करें? पोटेंशियल एनर्जी या तो किसी सिस्टम की पोजीशन पे डिपेंड करती है या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है कि स्प्रिंग नॉर्मल है तो नॉर्मल है वो, अब वो खिंचा हुआ है तो उसमें कैपेसिटी है काम करने की, और अगर वो दबा हुआ है तब भी उसमें कैपेसिटी काम करने की, तो ये कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। नॉर्मल एक धनुष है वो ठीक है नॉर्मल स्टेट में, मगर जब उसको खींच लेते हैं हम, खींचने के बाद उसमें कैपेसिटी आ जाती है उस एरो को थ्रो करने की, ठीक है। तो जब कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी सिस्टम के अंदर उसकी पोजीशन या उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो भी एनर्जी इनहेरेंट होती है उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे देखो मैं वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, वेलोसिटी इज एसोसिएटेड विद काइनेटिक एनर्जी and position and configuration, these two things are associated with potential energy. So how do we define potential energy of a system? The potential energy of a system is by virtue of its position or configuration. ठीक है, ये चीज समझ में आई? ठीक है, पोजीशन से मतलब हो गया किसी ऑब्जेक्ट को मैंने उठा के इतना ऊपर ले आया, अब उसको छोड़ूंगा तो वो वापस नीचे जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो वापस नीचे जाएगा। वापस नीचे जाएगा तो कुछ वो एक्शन कर सकता है, कुछ एक्टिविटी कर सकता है, किसी पे दबाव डाल सकता है, मतलब वो वर्क कर सकता है, उस वर्क की उसके पास कैपेसिटी है, ठीक है। तो इस प्रकार से पोजीशन की वजह से या उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसमें जो भी कैपेसिटी है काम करने की, एक्शन करने की, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी से डिफाइन करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ठीक है, इस मास के ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है। कौन एक्ट कर रहा है? ग्रेविटी एक्ट कर रही है, और ग्रेविटी हमेशा किस तरफ एक्ट करती है बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ वो एक्ट करती है। तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इसमें नीचे की तरफ लग रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू m into g. Gravity is applying a force on this mass due to which it has a weight of mg and it is pressing the surface with this weight. Now we apply equal and opposite force. mg के बराबर हम इस पे फोर्स लगाते हैं, कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी इस पे फोर्स लगा रही है और इसको लिफ्ट कर रही है, इसको मान लो लिफ्ट करके हम यहाँ तक ले आए, तो लिफ्ट करने में इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, जबकि फोर्स कहाँ लग रहा है? इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे हैं? ये इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है बेटा?
सर जो I think mg है वो डाउनवर्ड्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड्स है, अपोजिट डायरेक्शन से। तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच में? 180। 180, yes. So here theta is 180. ठीक है, तो हमें ये देखना है हाउ मच इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये हम चाहते हैं फाइंड करना। ठीक है, ये ध्यान दो इस चीज पे। हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं कि ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया। तो वर्क जो है ये हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, इसलिए हम इसको एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं। फोर्स कितना है यहाँ पे m इंटू जी, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे h, और एंगल कितना है cos 180 डिग्री। cos 180 कितना होता है? cos 180 डिग्री होता है -1, cos 180 डिग्री इज -1, तो ये हो जाएगा -mgh। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज -mgh in raising a body by a height of h। ठीक है, the work done by gravity is equal to -mgh in raising by a height of h। ठीक है, ये चीज मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे अब पोटेंशियल जो हम डिफाइन करने वाले हैं वो इसी की टर्म में हम नेक्स्ट डिफाइन करने वाले हैं। अब ये जितना भी वर्क ग्रेविटी ने किया है, ग्रेविटी ने जितना भी वर्क किया है, ये वाला वर्क जो है ये सारा का सारा बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। ये सारा का सारा वर्क बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, और जो स्टोर हो जाता है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म होती है। ठीक है, सो वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दिस केस या ग्रेविटी। ठीक है, potential energy of this body is defined as negative of the work done by the gravity। So potential energy अब कैसे पता लगेगी इसकी? Potential energy is equal to negative of the work done by the gravity। और ग्रेविटी ने काम कितना किया? ग्रेविटी ने काम किया -mgh। So potential energy is equal to minus mgh, so that becomes mgh. This is very important. I'm trying to keep it simple ताकि आपको ये याद हो जाए। हमने क्या करा, ग्रेविटी ने कितना काम किया वो फाइंड किया। ये ग्रेविटेशनल फील्ड में सब काम हो रहा है। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो सारे में फैला हुआ है। इस सारे फील्ड के अंदर हमने एक मास को एक सरफेस से उठा के h हाइट से रेज कर दी। ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है, h ऊपर जाने में अपोजिट डायरेक्शन में गया, इसलिए जो वर्क हुआ ये नेगेटिव हुआ -mgh। ये नेगेटिव वर्क जो है इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। और जो भी वर्क डन होता है उसका नेगेटिव उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द ग्रेविटी बिकम्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी। तो इसमें कितनी एनर्जी हो गई फिर? नेगेटिव ऑफ नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू mgh। अगर इसको यहाँ से फ्री कर दिया जाएगा तो ये वापस नीचे फॉल करेगी, और फॉल करने में कितना काम करेगी? mgh के बराबर ही काम कर देगी।